नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उत्तराखंड की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा। कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर चर्चा होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री समेत कई नेताओं से मुलाकात यहां पर करेंगे पुष्कर सिंह धामी। तो आपको बता दें कि 3 दिवसीय दिल्ली का ये दौरा है, जो कि अपने आप में बेहद खास और महत्वपूर्ण है। इस दौरे के दौरान कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी चर्चा होगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री समेत कई ऐसे नेता हैं जिनसे मुलाकात का कार्यक्रम है। तो दिल्ली में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है सीएम पुष्कर सिंह धामी का, उसकी लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री समेत कई ऐसे नेता हैं जिनसे वो मुलाकात करेंगे। कई विषयों पर चर्चा की जाएगी। 3 दिन का ये बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा सीएम पुष्कर सिंह धामी का। कई उद्योगपतियों से वो मुलाकात भी करने वाले हैं। और इस दौरान आपको बता दें कि उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं और इसी को लेकर कई ऐसी चर्चाएं हैं जो उद्योगपतियों से की जाएंगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री समेत कई ऐसे नेता हैं जिनसे इस दौरान मुलाकात भी सीएम पुष्कर सिंह धामी की होगी। हालांकि क्या कुछ होता है इस दौरे के दौरान ये देखना होगा। जैसे ही तस्वीरें सामने आएगी वो हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन अपने आप पे ये तस्वीर बेहद खास। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और इसी के तहत 3 दिवसीय ये दौरा। कई उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर चर्चा यहां पर उनसे की जाएगी। इसके साथ ही जानकारी ये भी है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री समेत कई ऐसे नेता हैं जिनसे मुलाकात यहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी कर सकते हैं। हालांकि कौन कौन से वो नेता होंगे ये देखना होगा, लेकिन अक्सर जब भी दिल्ली पहुंचते हैं वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात करते हैं, राजनाथ सिंह से भी मुलाकात करते हैं और कई बार प्रधानमंत्री से भी मुलाकात करते हैं। और उत्तराखंड में क्या कुछ स्थिति चल रही है उसको लेकर चर्चा की जाती है। फिलहाल आपको बता दें कि उत्तराखंड में कहर बरपा हुआ है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते भूस्खलन की जगह जगह से खबरें आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीरता दिखा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में कई बड़े उद्योगपतियों और अन्य लोगों से इसको लेकर मुलाकात भी करने वाले हैं। इसके लिए मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी को लेकर शुरुआत हो चुकी है। नीतिगत आधार और मार्गदर्शन उपलब्ध कराए जाने के लिए गठित मुख्यमंत्री सलाहकार समूह की पहली बैठक देहरादून में आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, रोजगार को बढ़ावा देने एवं राज्य की आर्थिकी में वृद्धि के लिए आगे की कार्य योजना पर चर्चा की गई। राज्य में निवेश बढ़ाने के लिए और क्या बेहतर प्रयास किए जा सकते हैं, इसके लिए औद्योगिक जगत से जुड़े लोगों से सुझाव लिए गए। अब तक इन्वेस्टर्स समिट में 2.5 लाख करोड़ के निवेश के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उद्योगपतियों से बात की जा रही है। पिछले दिनों में उत्तराखंड में निवेश करने के लिए अधिकांश काफ़ी बड़े बड़े उद्योग समूह के लोगों ने, निवेशकों ने अपनी इच्छा भी बताई है और हम लोगों को अपनी जो लैंड से संबंधित उनकी रिक्वायरमेंट थी, उस रिक्वायरमेंट के बारे में भी उद्योग डिपार्टमेंट को बताया है। तो उस संबंध में चूँकि राज्य ने काफ़ी सारे काम किए हैं इस दौरान, उद्योग में हम उद्योगों के निवेश के अनुकूल जो पॉलिसी लेकर आए हैं और एमएसएमई से लेकर दीर्घकालिक, अल्पकालिक और मध्यकालिक जो है हमने बहुत सारी निर्णय लिए हैं, बहुत सारी नई नीतियों को प्रस्तावित किया है और एक बड़ा लैंड बैंक भी यहाँ पर बना।
वहीं उत्तराखंड में मानसून सीजन में भारी नुकसान हुआ है। कई जगह लैंडस्लाइड से सड़कें और मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। वहीं भारी बारिश से खेती को भी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नुकसान का जायजा लिया जा रहा है और केंद्र की भी टीम उत्तराखंड के दौरे पर आई हुई है और वह भी इसका आकलन कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि मानसून सीजन समाप्त होने के बाद पहला काम रहेगा कि सभी जगह पर कनेक्टिविटी को दुरुस्त किया जाए और इसके साथ साथ जो लोग प्रभावित हुए हैं उनको राहत प्रदान की जाए। मानसून के कारण से काफ़ी नुकसान राज्य के अंदर हुआ है। सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, भवनों को नुकसान हुआ है, कृषि की जो हमारी फसलें हैं उनको भी नुकसान हुआ है। तो उन सभी के लिए चूँकि एक आकलन कर रहे हैं, एनडीएमए की टीम भी यहाँ आई है, तो हमारा प्रयास है कि ये मानसून समाप्त हो और मानसून के समाप्त होते ही सबसे पहले तो जो कनेक्टिविटी हैं, रोड हैं, सड़क हैं, पुल हैं, उन सभी को सामान्य करें। तो उसके लिए भी जो है मानसून के कारण से काफ़ी नुकसान राज्य के अंदर हुआ है। सड़कें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, भवनों को नुकसान हुआ है, कृषि की जो हमारी फसलें हैं उनको भी नुकसान हुआ है। तो उन सभी के लिए चूँकि एक आकलन कर रहे हैं, एनडीएमए की टीम भी यहाँ आई है, तो हमारा प्रयास है कि ये मानसून समाप्त हो और मानसून के समाप्त होते ही सबसे पहले तो जो कनेक्टिविटी हैं, रोड हैं, सड़क हैं, पुल हैं, उन सभी को सामान्य करें। तो उसके लिए भी जो है वहीं सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की है, जिसमें कई विभागों के सचिव भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री धामी ने ये कहा है कि केंद्र पोषित योजनाओं के तहत 90% बजट जहां केंद्र सरकार देती है तो वहीं 10% बजट प्रदेश सरकार खर्च करती है, जिसको लेकर उन्होंने विभागों की समीक्षा की जिनमें केंद्र पोषित योजनाओं के तहत बजट मिलता है। सभी विभागों को उन्होंने तालमेल बनाकर बजट खर्च कर योजनाओं को धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। पोषित योजनाएं हैं, ये हमारे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा विकास के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर है और इसके कारण से हमारे अनेकों कार्य आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 90% केंद्र इसमें वहन करता है, 10% राज्य को करना पड़ता है। तो उनकी प्रगति तेजी से होनी चाहिए और जो योजना के प्रस्ताव हैं, उन योजनाओं के प्रस्ताव भी मार्च के महीने में जैसे ही राज्य साल वर्ष का अंतिम दिन होता है, उस दिन के बाद नए साल के पहले दिन से ही उसकी शुरुआत होनी चाहिए। तो ये सभी विभागों में हमने की है, आय व्यय के संबंध में भी करी है, राजस्व प्राप्ति के संबंध में भी करी है, सशक्त उत्तराखंड के संबंध में भी ये बैठकें हम प्रति माह करते हैं। तो इसी में जो है आज केंद्र सहायता जो हमारी योजनाएं चल रही हैं उनकी भी समीक्षा की है और सभी विभागों ने अपनी समीक्षा में बहुत सारे जो उनके लिए जो समस्याएं थी या कहीं पर रुकावट आ रही है, तो एक दूसरे के सभी विभागों को कहा है कि आपस में समन्वय करके उनका समाधान करें। जो केंद्र पोषित वहीं दून विश्वविद्यालय में सहकार भारती द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हो गया है। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, इसके साथ ही सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी शामिल रहे। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने ये बताया है कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य गंगा के तटों से जुड़े तमाम गांव में जैविक खेती के जरिए विकास करना है, जिनकी जमीन बंजर पड़ी हुई है। हाल फिलहाल में कई ऐसी जगहें हैं जिनको चिन्हित कर लिया गया है और सहकारिता मंत्रालय गंगा के तटों से जुड़े हुए सभी गांव में इस योजना के तहत विकास के कार्य करेगा। वहीं इस मौके पर दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल ने ये बताया है कि इस तरह के आयोजन सामाजिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होते हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश से विद्यार्थी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और लगभग हर विभाग की ओर से यहां पर स्टॉल भी लगाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसका जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो यह है कि जो गंगा के किनारे जितने भी हमारे गांव हैं, उन गांव में जो बंजर ज़मीन है वहाँ पे हम जैविक खेती करें और उसको कोऑपरेटिव मॉडल पे करें और इसका लोकल से लेके और वोकल तक एक बड़ा ब्रांड बनाया। तो इस पे बोला पूरे राज्य में जो है हम लोग अभी प्रथम
चरण में हम एक एक जिले में एक एक गाँव को चयन कर रहे हैं और बाद में यह है कि जब पूरा सिस्टम बन जाएगा तो पूरे गंगा के किनारे सारे गाँव को हम एक कोऑपरेटिव विलेज के रूप में विकसित करेंगे। इसका जो पूरा सहकार भारती का जो कार्यक्रम है मूल रूप से सहकारिता से जुड़ा है, लेकिन इसके साथ साथ एक समाज निर्माण के लिए, व्यक्ति से समाज और समाज से राष्ट्र निर्माण का जो उनका संकल्प है उसको लेके वो चले हैं। और इसीलिए इसमें स्कूल के बच्चों का, स्पेशली जो टीनेजर्स बच्चे हैं, उनकी बहुत सहभागिता इसमें दिखाई दे रही है। पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट से बच्चे यहाँ आए और 3 दिन तक ये दून विश्वविद्यालय के परिसर में एक कार्यक्रम चलेगा जिसमें पेंटिंग, पोस्टर, बहुत सारे ऐसे। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। इस पर बोलते हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो कोई ना कोई सौगात प्रदेश की जनता के लिए लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं और उत्तराखंड में इन्वेस्टर्स समिट होना है, इसको लेकर यह दौरा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है। वहीं मुख्यमंत्री कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर भी वह केंद्रीय मंत्रियों से बातचीत कर उचित मुआवजे की मांग कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जब भी दिल्ली जाते हैं तो प्रदेश के लिए कुछ सौगात लेके आते हैं और ये दौरा भी जिस प्रकार से हमारा जो प्रदेश का प्रस्तावित इन्वेस्टमेंट समिट का है उसको लेकर के भी बात हो सकती है। और अन्य जो प्रदेश में हमारी आपदा से ग्रस्त प्रदेश है, आपदाएं जो आई हैं उसके संदर्भ में भी बातें हो सकती हैं। अन्य मंत्रीगणों से विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में मुलाकात कर सकते हैं। वहीं मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक सितंबर महीने में होने जा रही है, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। बैठक में उत्तराखंड समेत 4 राज्यों के मुख्यमंत्री 17 एजेंडों पर मंथन करेंगे, जिसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इस बैठक में चारों राज्यों के 2-2 मंत्री और केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। यह बैठक टिहरी जिले के नरेंद्र नगर के एक निजी होटल में प्रस्तावित है। उत्तराखंड राज्य में मध्य क्षेत्र परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। ये बैठक अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी की अध्यक्षता में प्रस्तावित है और संभवतः सितंबर माह में होगी। इस बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उनके मंत्री, केंद्रीय मंत्री भी इस बैठक में पहुंचने वाले हैं और उत्तराखंड राज्य इस बैठक का आयोजन कर रहा है और अपने राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए इस बैठक की तैयारी के लिए। इस बैठक में जो आपदा से नुकसान हुआ है, इस बैठक में जो विद्यालयों और शिक्षा पद्धति को कैसे हम और अधिक अच्छा सुधार करें, उनके लिए क्या हमको विशेष योजनाएं तैयार करनी है। इसी तरीके से जो हमारे हॉस्पिटल। वहीं चमोली जिले के थराली में गुरुवार 17 अगस्त देर रात को बादल फटने का मामला सामने आया है। बादल फटने की वजह से सोल घाटी में प्राणमती नदी में जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया था, जिस कारण पिंडर नदी भी उफान पर आ गई थी। बादल फटने के बाद 2 घरों में मलबा भी घुस गया था। वहीं नदी के उफान पर आने से आपको बता दें कि लोगों में दहशत का माहौल भी है। बादल फटने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी अलर्ट मोड पर है। इसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट होने को ये कहा है। हालांकि चमोली प्रशासन के मुताबिक इस घटना में किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हालांकि कुछ घरों और कृषि भूमि को नुकसान जरूर पहुंचा है। आपको ये बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 20 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की माने तो इस दौरान लोगों की पहाड़ों में सफर करने से बचना चाहिए, इस तरीके की हिदायत दी जा रही है। पुलिस प्रशासन भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि जब तक मौसम खराब है वो सुरक्षित स्थानों पर ही रुके रहें, किसी भी तरीके का जोखिम ना लें। देश विदेशों के लिए पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र रामझूला पुल पर्यटकों की आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। भारी बारिश की वजह से मुनि की रेती क्षेत्र में रामझूला ने बैरिकेडिंग कर रखी है। पर्यटकों को रामझूला पुल पर जाने से रोक दिया गया है।
विकासनगर विधानसभा के जाखन गांव में भूस्खलन से 10 मकान और 7 गौशालाएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं। साथ ही कुछ पशु हानि भी हुई है, जिसके बाद जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया है और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने गांव खाली करा दिया गया है। वहीं आपको ये बता दें कि ग्रामीणों को दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया गया है। बता दें कि पहाड़ी से हुए भूस्खलन के कारण सड़क, मकान, खेत, गौशालाएं और स्कूल तक सब तबाह हो चुके हैं। दरअसल बुधवार दोपहर के समय जाखन गांव के लोगों को पहाड़ी से कुछ हलचल होने की आवाज सुनाई दी थी और इतने में लोग कुछ समझ पाते अचानक पहाड़ी से एक बड़ा हिस्सा भर भराकर सड़क सहित गांव के घर पर आ गिरा, जिसपे 10 मकान और 7 गौशालाएं जमींदोज हो गईं। वहीं बाकी बचे मकान में दरारें पड़ गई हैं। गनीमत ये रही कि किसी के जनहानि की कोई खबर नहीं है। तो अभी हमारी पूरी टीम यहीं पे है। क्या कारण रहे होंगे और किस तरह से अभी रिहेबिलिटेशन करना है, इस पर पूरी चर्चा हो रही है। हम जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएं कर दें, उस पर कोशिश है। दिखवाते हैं अभी, जैसे क्योंकि ये तो पूरे 10 मकान पूरे ही चले गए हैं और आगे भी अभी असेस करना पड़ेगा कि कितना डैमेज और हो सकता है भविष्य में, तो उसके हिसाब से हम आगे तक बढ़ जाएंगे। अभी तो हमने राशन, रहने का इंतज़ाम और बिजली, पानी, सारी व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं यहाँ पे। और भी जो रिक्वायरमेंट होगी गाँव वालों की तरफ से या हमें लगे हम जरूर करेंगे। तो अभी हमारी पूरी टीम यहीं पर है। आज इसको जो देख रहे हैं ये बुरी स्थिति का है और यहाँ की स्थिति को देख करके इधर उधर भी डर लग रहा है। डर रहे हैं कि अगर ऐसी आपदा आए तो सारे जो आस पड़ोस के गांव हैं वो सारे दब जाएंगे और सारे लोग मर जाएंगे। सारे लोग रात को भागे, बच्चों लेके बिस्तर छोड़ के सब भागे जब ये गिरा। तो आप कहाँ मौजूद थे उस समय? हम यहीं थे, गांव में थे, खुले में। हाँ, आपने देखा ये पूरा मामला? हाँ जी, हमारे सामने हुआ ही, हम यहीं पास में ही हैं। फिर रात को लोग भागे यहाँ से जब यहाँ देखो। देहरादून नगर निगम बोर्ड की बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में संशोधन कर दिया गया है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। संपत्ति के दाखिल खारिज के लिए अब लोगों को आधा शुल्क देना होगा। यह संशोधन पार्षदों की मांग पर बोर्ड बैठक में किया गया है। इससे पहले फरवरी महीने में बोर्ड बैठक में शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया था, लेकिन शुल्क ज्यादा बढ़ाए जाने के कारण लगातार शिकायत मिल रही थी। गौरतलब है कि फरवरी में बोर्ड बैठक में दाखिल खारिज शुल्क में स्टैंप ड्यूटी के शुल्क के आधार पर बढ़ोतरी की गई थी। इसके बाद लगातार नगर निगम में फैसले का विरोध किया जा रहा था। पार्षदों ने मांग उठाई थी कि राजधानी में दाखिल खारिज शुल्क में कटौती की जानी चाहिए। इसके बाद नगर निगम ने सभी की सहमति के बाद संपत्तियों के दाखिल खारिज शुल्क को आधा कर दिया है। नगर निगम प्रशासन के अनुसार सभी शुल्क स्लैब अनुसार तय किए गए हैं। इसके तहत दाखिल खारिज का शुल्क लिया जाएगा। देखिए, गत बोर्ड बैठक में ये निर्णय हुआ था कि जो हमारा म्यूटेशन शुल्क है उसका जो 150 रुपये की जो फीस काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है उसको रेशनलाइज करके बढ़ाया जाए और बोर्ड की ही सहमति के अनुसार समिति का, पार्षदों की समिति का गठन करते हुए उन्हीं से प्रस्ताव जो है फाइनल प्राप्त करके उसको लागू किया गया था। वर्तमान में उसको लागू करने के पश्चात कई जगह से इस प्रकार का थोड़ा सा शिकायत आई है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई है और इसके संबंध में इस बोर्ड बैठक में ये शुल्क में 50% की जो है छूट देने का जो है प्रस्ताव। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत हो रहे निर्माण कार्यों पर स्थानीय दुकानदारों और तीर्थ पुरोहितों के हक हुकूकधारियों ने कई गंभीर सवाल यहां पर उठाए हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ आंदोलन के तहत 1 महीने से अधिक समय से कार्मिक अनशन शुरू किया है, लेकिन अभी तक उनके किसी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का साफ तौर पर कहना है कि बद्रीनाथ धाम के पुरोहितों और हक हुकूकधारी लंबे समय से सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय निवासियों को बिना कोई नोटिस दिए वहां से हटाया जा रहा है। कांग्रेस उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने बताया है कि धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली बीजेपी धर्मनगरी में आजीविका चलाने वाले लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है।
बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिनके हितों के लिए चाहे बद्रीनाथ हो चाहे केदारनाथ हो, आप नई तरीके से बसाने की बात कर रहे हो। आज उन्हीं के हितों पर इस सरकार ने कुठाराघात किया है और पंडा पुरोहित बद्रीनाथ में कृमिक अनशन में थे और आज 4 दिन से आमरण अनशन में बैठे हैं, लेकिन सरकार उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। जो सरकार धर्म के आधार पर राजनीति करती हो, धर्म के नाम पर राजनीति करती हो, संप्रदाय के नाम पर राजनीति करती हो, आज उसी सरकार ने निश्चित रूप से बद्रीनाथ के पंडा पुरोहितों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है, उनके हितों पर चोट करने का काम किया है और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। बद्रीनाथ में मास्टर प्लान चल रहा है। मास्टर प्लान में यहाँ पे कार्यरत जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह आ खड़ा हुआ है, क्योंकि उनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं वो किसी भी रूप में ना तो संवैधानिक रूप से सही हैं और ना ही इंसानियत के रूप से सही है, क्योंकि यहाँ पे घरों को बिना किसी परमिशन के और बिना किसी नोटिस के और बिना किसी नीति निर्धारित नीति के उनको तोड़ दिया गया है। और जिन लोगों के घर टूटे हुए हैं उनको अभी तक किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा कोई भी लिखित तौर पे आश्वासन या किसी भी लिखित तौर पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया गया है उनको। आज हमारा कर्मी पेंशन का 35वां दिन जारी है, कर्मी पेंशन, और अभी केवल प्रशासन से, उत्तराखंड प्रशासन से केवल 2 बारी यहाँ पे आए हैं अधिकारी लोग, और हमने उनको अपनी जो हमारा दर्द है, पीड़ा है, सारा बताया उनको। और हमारी ये जो 10-11 सूत्रीय मांग हैं, इसमें हमने उनको लेटर दिया है। उन्होंने कहा हमको लेटर दीजिए, हम तो अक्षम हैं आपकी मांगों को मानने में, हम आपकी मांग प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, पर अभी तक प्रधानमंत्री तक हमारी मांगें पहुंची नहीं है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात। मसूरी से 15 किलोमीटर दूर दूधली भद्रराज पहाड़ी पर स्थित भगवान बलराम के मंदिर में लगने वाला 2 दिवसीय भद्रराज मेला संपन्न हो गया है। मेले में जौनसार, पचवादून, जौनपुर, मसूरी, विकासनगर और देहरादून समेत कई इलाकों के हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान बलभद्र का दुधाभिषेक किया। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। यह उत्तराखंड में भगवान बलराम का एकमात्र मंदिर है। मेले में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान भद्रराज का दूध, घी, मक्खन और दही से अभिषेक किया है। इसके साथ ही आपको ये बता दें कि पशुधन की सुरक्षा एवं परिवार की खुशहाली की कामना की गई। वहीं लोक कलाकारों की प्रस्तुति पर लोग जमकर थिरके। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।